नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महबूब नगर एमएलए के डीजीपी से मुलाकात, कहा फोन टैपिंग आइन में दिए गए बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी। केटीआर ने मोदी और रेवंत हुकूमत को बनाया निशाना, कहा बीजेपी की कारस्तानियों की वजह से मुल्क है खतरे में। कि कविता को 9 अप्रैल तक भेजा गया अदालत तहवील में, बीआरएस लीडर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 1 अप्रैल को। और ज़ाब्ता-ए अखलाक नाफिज रहने की वजह से किसानों का मुआवजा नहीं दे पा रही रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने वाज़े किया हुकूमत का मौक़िफ़। महबूब नगर के एमएलए यनियम श्रीनिवास रेड्डी ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फ़ोन टैपिंग का मामला उठाया। उनका कहना था कि वो खुद भी महबूब नगर हल्के में पिछले 5 सालों से फ़ोन टैपिंग का शिकार हैं। उनका इल्ज़ाम है कि केसीआर दौरे हुकूमत में सवाल करने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। ताजिरों से पैसे बटोरने के लिए भी फ़ोन टैपिंग का इस्तेमाल हुआ। यनियम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सबूत के साथ डीजीपी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मैं साफ डीजीपी साहब को बता दिया इलेक्शन टाइम में, उसके पहले का तो मेरे को मालूम नहीं, मगर इलेक्शन टाइम में पक्का मेरा फ़ोन टैप हुआ। उसका सबूत मैं पेश किया डीजीपी साहब को। मेरा ही नहीं, महबूब नगर में मेरे जो साथी है कांग्रेस पार्टी के, जो सीनियर लीडर्स 5 साल से ये हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका भी फ़ोन टैप हुआ। फ़ोन टैपिंग से केवल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, वो फ़ोन टैपिंग से ज़मीन जायदाद का मामला, घर वालों का मामला, वो भी लेके ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश हुआ महबूब नगर में। इसीलिए वो जितने भी हजारों लोग जो शिकार बन गए इस फोन टैपिंग का, उसके लिए, उसको साथ देने के लिए, उसको भरोसा दिलाने के लिए मैं आके यहाँ कंप्लेंट किया थी। बीआरएस लीडर केटीआर ने पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि बीजेपी की कारस्तानियों की वजह से आज मुल्क खतरे में है और पीएम मोदी के तर्ज अमल से जमहूरियत पर खतरे मंडला रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी अपने खिलाफ किसी को दौड़ता देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को गिरफ्तार करा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और रेवंत के बयानों में तजाद का मामला उठाया। बीजेपी को रोकने की ताकत, रोकने की हिम्मत, रोकने की आज जो एक माहौल बनाना चाहिए, वो आज वो ताकत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसलिए आज ममता बनर्जी बोल रही है वहां पे बंगाल में कि कांग्रेस पार्टी 40 पार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर किसी को रोकना है बीजेपी को, किसी को अगर किसी में अगर रोकने की ताकत है तो वो है रीजनल लीडरों में, ताकतवर लीडरों में, जैसे केसीआर, जैसे ममता बनर्जी, जैसे अरविंद केजरीवाल, इनमें है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। ఇతనే చెప్తలేని మాట నేను ఇలా మీరు చూడండి దేశం అంతటా ఎవరు ఆపగలుగుతున్నారు బీజేపీని? కేవలం బలంగా ఉన్న ప్రాంతీయ నాయకులు ఆపగలుగుతున్నారు తప్ప कांग्रेस లో ఆ పరిస్థితి లేదు। आप एक मिनट सोचो, ऊपर राहुल गांधी है दिल्ली में, उन्होंने क्या बोलते? चौकीदार चोर है बोलते, चौकीदार चोर है अंटाడు। మరి ఇక్కడున్న రేవంత్ రెడ్డి ఏమో नहीं नहीं चौकीदार नहीं है, इनो चोर नहीं है, इनो हमारे बड़े भाई है। गुजरात मॉडल बेकार है, फेक है, ये राहुल गांधी का बोलना है। अब यहां पे हमारे छोटे भाई नरेंद्र मोदी के छोटे भाई रेवंत रेड्डी का बोलना है कि तेलंगाना को मैं गुजरात के रास्ते पे ले जाता हूं, गुजरात मॉडल बनाता हूं। ఇక్కడ ఈయన మాట్లాడుతాడు। लिकर स्कैम कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना ना इंसाफ है, ये अच्छी बात नहीं है అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు। ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు? नहीं लिकर स्कैम है, कविता को पकड़ना अच्छी बात है నేను అంటాడు। కాంగ్రెస్ లోనే రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ రెడ్డికే ఒక శృతి లేదు। ఈయన ఇయాల బీజేపీ పాట పాడుతున్నాడు। ఇక్కడ ఉన్న ఆయన రేవంత్ రెడ్డి, మీరు యాద పెట్టుకోండి, ఇయాల రాసి పెట్టుకోండి, పార్లమెంట్ ఎన్నిక తర్వాత 40 సీట్లు దాటకపోతే
వెంటనే జంప్ అయ్యే మొట్టమొదటి క్యాండిడేట్ ఈ దేశంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా అంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి. अब लोग फोन टैपिंग मामले में यूट्यूबर्स को लीक्स देने पर केटीआर ने सवाल उठाए। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत के तर्ज अमल को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार अपने पास रहने के बावजूद हकीकत छुपा रही है, जबकि वो जो चाहती है कर सकती है। మీడియాలకు లిక్కులు ఇచ్చి వీళ్ళ ఫోన్ ట్యాప్ అయింది, వాళ్ళ ఫోన్ ట్యాప్ అయింది, ఇదైపోయింది, అదైపోయింది. చెయ్యి, నీ చేతులు ఉంది కదా అధికారం, ఏం చేస్తావు వచ్చేయి అద్దంటారు ఎవరన్నా. ఏమన్నా తప్పు జరిగితే విచారణ చేయి, మేము అద్దంటలేం కదా. ఎక్కడెక్కడ తప్పులు జరిగినావో ఎవరు తప్పులు చేసినరో వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకో. భయపడతాం, ఎవడు కూడా ఇక్కడ భయపడ్డాడు ఎవడు లేనే లేడు. నువ్వు ఎంటిగా కూడా వీకలేవు అనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీరు దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, మనం వీటికి ఆగం కావద్దు. बीआरएस में लीडरों के बीच इख्तिलाफात अब उभर कर सामने आने लगी हैं। बीआरएस के सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के के इजलास में लीडरों के बीच कशीदगी देखी गई। जुबली हिल्स के एमएलए मागुंटी गोपीनाथ और राउला श्रीधर रेड्डी की लफ्जी झड़प हो गई। वो स्टेज पर ही एक दूसरे को कोसते नजर आए। కేటీఆర్ గారు వస్తున్నారు. నిన్ను ఎవరు పిలిచారు? నిన్ను ఎవరు పిలిచారు? 2 నిమిషాలు కేటీఆర్. बीआरएस के सीनियर लीडर डी श्रावण ने दल बदली करने वाले दानम नागेंद्र को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने दानम नागेंद्र को अपना बेटा समझा था, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया। దానం నాగేందర్ అంటే అదృష్టవంతుడు. 2018లో వచ్చిండు, ఎమ్మెల్యే అయిండు. 2023లో మళ్ళా ఎమ్మెల్యే అయిండు. నమ్మించి మోసం చేసి దగా చేసి వెళ్ళిపోయిండు దానం నాగేందర్. కేసీఆర్ గారు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం. కేసీఆర్ గారు సొంత కొడుకును చూసినట్టుగా చూసిండు. ఎక్కడికి పోతే అక్కడ మహారాష్ట్ర పోయినా ఇంకో దగ్గరికి పోయినా హెలికాప్టర్లలో కూర్చోబెట్టుకొని తిప్పిండు, నమ్మించి పెద్ద ఎత్తున వెన్నుపోటు పడిచి వాళ్ళ పార్టీని వదిలిపెట్టి వాళ్ళ పక్క పార్టీలో చేరి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు. केटीआर कहते हैं कि खैरताबाद में आइंदा 3-4 महीनों में ज़िमनी इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएगा। इसीलिए हल्का असम्बली खैरताबाद के वोटर्स तैयार रहें। दल बदली करने वाले दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने का उन्होंने असम्बली स्पीकर से मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर स्पीकर सियासी दबाव की वजह से इस बारे में ऐलान नहीं करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन दानम नागेंद्र को नहीं छोड़ेंगे। గారి దగ్గర పోయినాం, ఈయనను వెంటనే అనర్హుడుగా ప్రకటించాలని చెప్తున్నాం. అందుకే నేను మిమ్మల్ని కోరేది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయంతో పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా దానం నాగేందర్ను కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంతోనే స్పీకర్ గారు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలి, అనర్హుడుగా ప్రకటించాలని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. తప్పకుండా స్పీకర్ గారికి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లోబడి ముఖ్యమంత్రి ఇంకొకలో చెప్తే ఆ ఒత్తిడి కనుక స్పీకర్ గారు లోనైతే వదిలిపెట్టము, సుప్రీంకోర్టు దాకానన్నా పోతాం, కానీ నాగేందర్ను. रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने किसानों के मसाइल पर अपनी बात रखी। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के चलते इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिजुल अमल है और इसी वजह से हुकूमत फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को देने से कासिर है। जोपल्ली का इल्ज़ाम है कि इस सूरत हाल से बीआरएस सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। మరి ఈ రకం ప్రకారం మాట్లాడితే అంటే రాజకీయ లబ్ధి కోసం మాట్లాడతారు. మరి మీరు చెప్పేది మాట్లాడేది రైతుల పక్షపాతిగా గత ప్రభుత్వం ఉన్నట్టయితే అలా హరీష్ రావు అయినా ఇంకోరైనా కేసీఆర్ ఉంటే మరి గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని సందర్భాలు అంటే అధిక వర్షాలు వచ్చి, తుఫాన్లు వచ్చి, కరువులు వచ్చి రైతాంగం పంట నష్టమైన సందర్భాలు 10 సంవత్సరాల్లో నాకు తెలిసి సుమారుగా 4-5 సంవత్సరాలు ఆ పరిస్థితి ఉండేది. మరి ఒక్కరోజైనా మీరు निज़ामाबाद हल्के पार्लियामान से बीआरएस उम्मीदवार बाजी गोवर्धन रेड्डी ने जगतियाल में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जगतियाल ग्रामीण मंडल में जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार और जेडपी
चेयरपर्सन के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद पार्लिमानी हलके में मेरे 3 एमएलए हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद से पूछा कि उनके पास कौन है। उन्होंने दावा किया कि एमपी अरविंद ने जगत्याल हलके के एक गांव का भी दौरा नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मरकज़ी और रियासती हुकूमत के जालिमाना राज को रोकेंगे। ప్రజలు గెలిపించిండ్రు కాబట్టి ఇవాళ గౌరవ కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నన్ను పిలిచి బాజిరెడ్డి గారు మీరు నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ పోటీ చేయండి అన్నప్పుడు అన్నా సార్ నేను మా జిల్లాలోనే కొత్త పాతని కానీ కరీంనగర్ ఉంది కదా సార్ నాకు జగ్త్యాల మరి రోడ్లో ఉందంటే నీకు ఎందుకు లేను పో మనం మంచోళ్ళు ఉందని చెప్పారు। అదృష్టం बांसवाड़ा में बीआरएस के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में हल्के बांसवाड़ा के पार्टी कायदीन का बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ज़हीराबाद पार्लियामेंट बीजेपी पार्टी उम्मीदवार जी अनिल कुमार रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब इस मौके पर उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में सख्त मेहनत करनी चाहिए और कामयाबी हासिल करने के लिए काम करेंगे। अनिल कुमार ने कहा कि बांसवाड़ा में गुज़िश्ता 10 बरसों से रेलवे लाइन के कामों का वादा जूं का तूं है, लेकिन मेरी कामयाबी के बाद इस काम को ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मेदक में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राहुल राज ने बताया कि पोलिंग अमले की रेन इमराइजेशन का पहला दौर मुकम्मल कर लिया गया है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िम्न एक इजलास मुनक़िद किया गया था। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 769 पोलिंग स्टेशनों पर कुल 4164 पोलिंग अमले को अलॉट करने के उमूर को क़तियत दी जा चुकी है। पहले राउंड के रैंडमाइजेशन के इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राधा कृष्ण, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर राजीव रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। निर्मल ज़िले के खानापुरा मंडल की बाधान कोर्ती चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान 2 लाख रुपए नकदी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि भोपालापल्ली के एम श्रीनिवास इस ज़िम्न मुनासिब सबूत बताने से कासिर रहे। एएसआई लंबादरी ने बताया कि जब्त रकम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सेल के हवाले कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए जो भी शख्स 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकर जाए तो उसे सबूत दिखाना पड़ेगा। ఈ లోక్సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా భూపాలపల్లి జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఎలాంటి ధ్రువపత్రాలు లేకుండా 2 lakhs రూపీస్ అమౌంట్ దొరికింది। వాటిని సీజ్ చేసి మన ఎస్ఎస్టీ టీం మేము కలిపి సీజ్ చేసి అది ఎలక్షన్ సెల్కు అప్పగించడం జరుగుతుంది। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस लीडर को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में उन पर यह कार्रवाई हुई है। कविता के वकील नीतीश राणा ने कविता के नाबालिग बेटे के इम्तहान की बुनियाद पर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की, जिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने ज़मानत का जवाब देते हुए कहा कि अगर अबूरी ज़मानत पर गौर करना है तो जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कविता की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत 1 अप्रैल को होगी। कविता का कहना है कि शराब घोटाला मामले का एक मुलजिम बीजेपी में शामिल हो गया है और दूसरा शामिल होने को तैयार है। एक और ने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए अदा किए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बल्कि सियासी लॉन्ड्रिंग केस है और इसे अदालत में लड़ेगी। Not a money laundering case, it is a political laundering case. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana! Jai Telangana! फ़िरका वाराना कशीदगी का शिकार चिंगी चेरला में सियासी मुदाखलत के बाइस हालात कंट्रोल में होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा ने यहाँ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग फ़िरका वाराना कशीदगी मामले में एक तबके के मुलज़मान की गिरफ्तारी के
पर बज़िद नज़र आए। उनका कहना था कि औरतों के साथ बदसलूकी करने वाले गुंडों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के नवाह में वाक़ चिंगी चेरला गांव का दौरा किया। हालांकि इस इलाके में फ़िरका वाराना कशीदगी रहने के बावजूद किशन रेड्डी ने एक तबके के मकामी लोगों से मुलाकात की, जिससे उनकी नीयत पर कई सवाल उठ रहे हैं। याद रहे कि एक मजहबी मकाम के करीब ऊंची आवाज़ में इश्ताल अंगेज़ गाने बजाने पर दो ग्रुपों के बीच बहस और झगड़े के बाद ये पेशरफ्त हुई है। बीजेपी और आरएसएस के लीडरों को इलाके में जाने की इजाज़त देने पर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एमबीटी ने पूछा है कि पुलिस फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिशों पर क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। किशन रेड्डी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं घाट केसर के गांव चिंगी चेरला में ख्वातीन समेत कबायलियों पर आधी रात को हमले की सख्त मजम्मत करता हूं। मैंने गांव का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मेदक पार्लिमानी हलके से बीआरएस उम्मीदवार वेंकट रामी रेड्डी ने कहा है कि वो रुकने पार्लिमान के तौर पर जीतने के बाद अपनी रकम से 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक PVR ट्रस्ट कायम करेंगे और तमाम गरीब तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। ఈ వేదిక మీద మీకు ఒక ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నా, నా పేరు మీద PVR ట్రస్ట్, పి వెంకటరామరెడ్డి PVR ట్రస్ట్, ఈ PVR ట్రస్ట్ కింద పేద విద్య कामारेड्डी कस्बे के सुभाष रोड पर रिफाए आम के लिए पीने के ठंडे पानी का अहतमाम किया गया है। KRK सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी मैनेजर और डायरेक्टर मोहम्मद खलीलुल्लाह ने यहाँ ये नज़्म कराया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में कामारेड्डी टाउन से आई चंद्रशेखर रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर KRK सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के मोहम्मद खलीलुल्लाह ने कहा कि उनके वालिद मोहम्मद रशीद अहमद की याद में हर साल ये सेंटर कायम किए जाते हैं। ज़िला रंगारेड्डी के इलाके शाद नगर में 3 और मुख्तलिफ कस्बों में 23 चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 2 चोर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शमशाबाद के DCP नारायण रेड्डी ने इस ज़िम्न तफसीलात बताई। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी टोली में से 2 चोरों का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। वो मुकफ़ल मकानात को निशाना बनाते थे और ताले तोड़कर चोरी कर लिया करते थे। चोरों ने घरों के सामने सोए हुए मुअम्मर अफराद पर हमला भी किया था और उनके पास से सोना लूट लिया था। गिरफ्तार किए गए 2 चोरों के पास से 35 तोले सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने मजीद बताया कि वो मजीद 3 मुजरिमों को तलाश कर रहे हैं। గ్యాంగ్ నుంచి వీళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఇద్దరు కాకుండా ఇంకా మనకు 3 అఫెండర్స్, దీంతో అమూల్ అలియాస్ షిండే, పవన్ మాచంద్ర కాలే అండ్ యలావతి, వీళ్ళు 5 మంది కలిపి చాలా హౌస్ బ్రేకింగ్స్ అండ్ రాబరీస్, అంటే स्नैचिंग फ्रॉम स्लीपिंग। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।